Welcome back, students, again in my YouTube channel. Today we will start chapter 5 India's Foreign Trade, class 12th, book Indian Economic Development. In this chapter, we will cover the following points. The first point is what is international trade or foreign trade. Second, India's foreign trade at the time of independence. नेक्स्ट पॉइंट इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या कंपोजिशन में या डायरेक्शन में चेंजेस आए वो देखेंगे. एंड द लास्ट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी रहा 1991 से पहले उसको हम देखेंगे. आई होप यू आर एंजॉइंग द ऑनलाइन स्टडीज एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and relative, and you can ask your problem anytime by commenting in comment section. Let's start today's topic. First of all, first point of this chapter, what is international trade. मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड है हमारे पास ये क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या है, दोनों बात एक ही. इंटरनेशनल ट्रेड बोलो या फॉरेन ट्रेड. स्टार्ट करते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजप्शन. अब कई बार क्या होता है, जब हमारे डोमेस्टिक जो टेरिटरी है हमारे कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन होता है, बट उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बल्क ऑफ प्रोडक्शन होता है. अब आफ्टर कंप्लीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड अगर हमारे पास सरप्लस गुड्स सर्विसेज बच जाती हैं, देन व्हाट विल वी डू. जैसे आपने देखा होगा घर पे अगर ज़्यादा खाना बन जाता है, खाने के बाद भी 2-3 रोटी या सब्जी एक्स्ट्रा बच जाती है, तो आप क्या करते हैं, तो जनरली हम उसको गाय वगैरह को डाल देते हैं. तो वी कैन से कि ये वेस्टेज हो जाता है. तो जब हमारे कंट्री पे ऐसा प्रोडक्शन होता है और वी हैव सरप्लस प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्रीज है उसका सरप्लस हो, तो हम क्या करते हैं, तो या तो हम उस प्रोडक्शन को उतना ना करें. आप प्रोडक्शन को रोक देंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा. सो इफ द इंटरनेशनल मार्केट इज अवेलेबल देन वी कैन ईजिली एक्सपोर्ट इट. हम इजीली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई द इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड इज नेसेसरी. तो यहाँ पढ़ते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन गुड्स में एक्सीड दियर डोमेस्टिक कंजप्शन. व्हाट डज अ कंट्री डू विद इट्स सरप्लस आउटपुट. के साथ हम क्या क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ दिया हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजप्शन, इसका जो डिफरेंस आता है वो सरप्लस आउटपुट होता है. इट एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज, तो दूसरे देशों को इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. एंड अर्न मनी, और इससे फॉरेन एक्सचेंज को कमाया जाता है. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टेन गुड्स. तो इस दुनिया में हर देश किसी न किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका वो इम्पोर्ट कर लेता है. Export and import of goods and services across different countries is called international trade. तो international trade का definition क्या हो जाएगा, export and import of the goods and services across different countries is called international trade. तो आप अपने नोट्स में इस लाइन को यहाँ से निकाल सकते हैं. तो here it is a picture जो फॉरेन ट्रेड को बताता है. यहाँ हमारा इंडिया आता है. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो कई कंट्रीज के साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है. नेक्स्ट जो आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट. जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पढ़ते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. पूरे वर्ल्ड मार्केट में आपका वो गुड्स और सर्विसेज बिकेगा, ये उसी की डिमांड होगी जो हाई क्वालिटी का होगा. यहाँ पूरे वर्ल्ड के मार्केट से, वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से या फार्म प्रोडक्शन से आपका कंपैरिजन होता है. इफ़ योर प्रोडक्ट इज गुड देन यू कैन इजीली सेल इट इन इंटरनेशनल मार्केट. स्पेशलाइजेशन वाली बात है. इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. तो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगी वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड मार्केट में आपकी कॉस्ट प्राइस को भी अदर कंट्री के प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाएगा, क्वालिटी को भी कंपेयर किया जाएगा. सेकंड पॉइंट आता है, कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट द कॉस्ट लोअर देन द अदर कंट्रीज. तो
आपका जो स्पेशलाइजेशन किस एरिया में होगा, पहला तो उन गुड्स और सर्विसेज में आपका स्पेशलाइजेशन होगा जिसको कि आप अदर कंट्रीज के कंपैरिजन पे लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें। तो कॉस्ट एक क्राइटेरिया होता है। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड दस फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप डोमेस्टिक जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट पे उस प्रोडक्शन को बेच सकते हैं, बट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री वो लो होना चाहिए। ठीक, आपके कंट्री में उसकी कॉस्ट कम है, आप उसको बढ़ा के बेच सकते हैं, बट उस प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते जितने भी कि वो देश खुद उस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेगा। पॉइंट नंबर 4 आता है एंड इट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट द प्राइस लोअर देन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। तो जब आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट आपका डोमेस्टिक मार्केट से सस्ता होगा, ये फैसिलिटी भी ये देता है। इंपोर्ट ऑफ गुड एट द प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में जो उसका प्राइस है उससे कम पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक आपके पास गेन है, प्रॉफिट है, फायदा है। अब पॉइंट थर्ड आपको क्या कहता था, फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द प्राइस हायर देन। तो मतलब आप एक्सपोर्ट तो डोमेस्टिक जो मार्केट है उससे हाई प्राइस पे कर सकते हैं और इंपोर्ट डोमेस्टिक प्राइस से लो प्राइस पे कर सकते हैं। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको बताते हैं। अब आपके पास आता है पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है, ऑल्सो बाय ऑफरिंग अ मच वाइडर साइज ऑफ द मार्केट। जब आप वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं तो आपके पास डोमेस्टिक मार्केट से मच वाइडर साइज ऑफ मार्केट होता है कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल ट्रेड एनहांस द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कोई भी हो सकता है, कोई विदेशी कंपनी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करता है। क्योंकि अब आपके पास वर्ल्ड मार्केट है, आप दिन रात अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डे और नाइट शिफ्ट में कर सकते हैं। जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है आप अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपके पास आता है हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू द हायर जीडीपी। जितना ज़्यादा हायर आपका इन्वेस्टमेंट होता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा। दस इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल जो ट्रेड है आपको आपके डेवलपमेंट का यह किस इंजन होता है, ग्रोथ का इंजन आप उसको कह सकते हैं। अब आता है गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो बॉक्स में दिया गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ें आप। गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, इट इज़ द रिवीजन की पॉइंट है आपके। सेकंड आता है इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प फाइंडिंग मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड से आपको पूरा वर्ल्ड मार्केट अवेलेबल हो जाता है, सरप्लस जो आपका डोमेस्टिक सरप्लस को बेचने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी कंपेरेटिवली प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको ये फैसिलिटी भी देता है इंपोर्ट करने का, ऐसी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में या तो उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर उसका प्रोडक्शन काफ़ी कॉस्टली हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन है, ये तरीका है। सो एसेंशियल फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक डेवलपमेंट इम्पोर्ट जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज। अब जो ट्रेडिंग कंट्रीज है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये भी प्रमोट होता है, एनहांस हो जाता है, बिकॉज यू कैन इम्पोर्ट सच गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन योर इकोनॉमी, इन योर डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आप जो हाई फाई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंफर्ट जोन की कई चीज़ें हैं जो आप अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज people get a variety of goods and services at the internationally comparative rates। जो internationally comparative rates पे
आप इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर आपके पास जो 6 आता है, इंटरनेशनल ट्रेड एनहांस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इससे बढ़ जाती हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 है, इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। तो ये भी आपने जो ऊपर पॉइंट पढ़े उनका एक तरीके से रिवीजन भी हो गया, आप अपने नोट्स इस बॉक्स में से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली फॉर अ ग्लिम्पस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम क्या कंडीशन थी। फर्स्ट पॉइंट अपने पास इसमें आता है, इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इन इट्स कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। तो ब्रिटिश टाइम में हम कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन का शिकार थे। आपने फर्स्ट चैप्टर जो था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसको वाइडली पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट आता है, द ब्रिटिश यूज्ड अवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। और ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को एज अ रॉ मटेरियल फीड करते थे उनके आउटपुट के लिए, उनके जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी ख़राब कंडीशन थी। थर्ड पॉइंट आता है, बिसाइड बीइंग अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल द इंडियन इकोनॉमी वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए इंडियन इकोनॉमी जो इंडियन मार्केट था उसको एज अ मार्केट भी इस्तेमाल किया गया। मतलब वो लोग हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को तो अपने कंट्री में ले जाते थे और वहाँ से तैयार जो आउटपुट था, फिनिश गुड्स थी, उसको इंडियन मार्केट में आके बेचा जाता था। फोर्थ पॉइंट आता है, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गिव सम इंपोर्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंडिया से जब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया जाता था तो इंडिया के एक्सपोर्ट में कुछ इससे बढ़ावा तो मिला, बट वो ओनली रॉ मटेरियल हम भेजा करते थे। तो इंडिया का एक्सपोर्ट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था, बट उसमें रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर गुड्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही आते थे, क्योंकि इंडिया में तो कभी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने नहीं दिया ब्रिटिश लोगों ने। टू द वॉल्यूम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड विच हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन ओइंग टू द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो डिके होने लगी और सारा रॉ मटेरियल हम ब्रिटेन की तरफ, सारा डायरेक्शन फॉरेन जो ट्रेड का ब्रिटेन की तरफ जाता था, रॉ मटेरियल हम सप्लाई कर देते थे। पॉइंट नंबर 5, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। ईव मतलब जब आप आज़ाद हुए उस समय आवर बैलेंस ऑफ जो ट्रेड था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फेवरेबल जाता था। मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इंपोर्ट कम थे, बट उसका जो भी गेन हुआ, जो फ़ायदा हुआ, ब्रिटिश लोगों ने कभी भी उस फॉरेन एक्सचेंज का कभी भी इस्तेमाल हमारे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे नहीं किया गया। या मैं शॉर्ट में बता दूं, उस सरप्लस पैसे का जो इस्तेमाल किया जाता था, अगर ब्रिटेन को किसी कंट्री से फॉरेन ट्रेड में घाटा होता था तो उस घाटे को पूरा करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए उस घाटे का, इस सरप्लस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। पॉइंट नंबर 6, इन 1946-47 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, जो भी हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे इंपोर्ट से, वर एस्टिमेटेड एज ऑफ 31 करोड़। 31 करोड़ का हमें फ़ायदा था उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज से। थ्रो इन 1947-48 में द बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज श्रंक, और ये कम होकर 14 करोड़ हो गया अगले एक साल में। तो ये भी एक बहुत घाटे की कंडीशन थी हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए ब्रिटिश टाइम पे। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, जो डेटाज हैं, आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 7, एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इट वाज लार्जली कन्फाइंड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अगर आप फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शन की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंट तो अभी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हमारा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, बट बिफोर जो इंडिपेंडेंट था वहाँ सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लार्जली लिमिटेड था या रिस्ट्रिक्टेड था। कहाँ तक? ब्रिटेन तक। सिंपली बिकॉज द ब्रिटिश रूलर एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का एक सोर्स माना, एज अ मार्केट फॉर देयर एक्सपोर्ट, उनके एक्सपोर्ट का मार्केट था। नंबर 7 पॉइंट है, द कंजप्शन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर एक्सपोर्ट
included largely of raw material while our import included largely on finished goods। मतलब ब्रिटिश टाइम में हमारा जो एक्सपोर्ट था उसमें लार्जली प्राइमरी प्रोडक्ट थे, रॉ मटेरियल शामिल था, और हमारे इंपोर्ट में फिनिश गुड्स शामिल थी, जिसमें कि कॉटन क्लोथ्स या अदर इंडस्ट्रियल जो फिनिश गुड्स थी जो ब्रिटेन से आती थी वो था। ये मोनोपोली जो था ब्रिटेन लोगों का वो था, जो कि काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन रहा इंडियन इकोनॉमी का। अब अपने पास बॉक्स आता है एक रिवीजन का टाइम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट जो पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज मॉडरेट। वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मॉडरेट था, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था। ओइंग टू द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये वो टाइम था जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था ड्यूरिंग ब्रिटिश रेजिमी। हाउएवर द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज सरप्लस, पर बैलेंस ऑफ जो ट्रेड था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो वैल्यू था वो हमारे लिए सरप्लस में रहता था। सेकंड, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जो कंपोजिशन था ट्रेड का इंडिकेटेड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कंपोजिशन में क्या था, एक्सपोर्ट में तो हमारे रॉ मटेरियल थे, प्राइमरी प्रोडक्ट थे, और इंपोर्ट में हमारे सारे फिनिश गुड्स थे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का कोई डेवलपमेंट ही नहीं था उस टाइम तक। तो इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन दैट टाइम, एज एक्सपोर्ट कॉम्प्राइज largely of raw material and import comprise largely of finished goods। Number third point, the direction of trade was restricted largely between India and Britain। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे बैकवर्डनेस जो हमें पता चलता है इंडियन इकोनॉमी का उस टाइम पे। नाउ पॉइंट नंबर 3, इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या चेंजेस आए, इस वीडियो में ये पॉइंट 3 को भी कवर कर लेते हैं। अंडर प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंज। तो इसमें एक नोटिसेबल कुछ चेंज है। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफर अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो इसमें जो चेंजेस है एक तो वॉल्यूम में, कंपोजिशन में और डायरेक्शन में चेंजेस आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड को देखते हैं। टेबल नंबर 1 शोज वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट प्लान पीरियड। स्टार्टिंग 1951 में जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ उसके अंडर में इंडिया के फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस आए वॉल्यूम में वो देखते हैं। बॉक्स दिया गया है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर टू द क्वांटम, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। मतलब एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब यहाँ आपके पास एक टेबल है वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देख सकते हैं और टोटल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका इंपोर्ट जो था वो ज़्यादा थे एक्सपोर्ट से, और टोटल 6760 था। आप इस टेबल को स्टडी करेंगे। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें इंपोर्ट ज़्यादा हुए और ज़्यादा एक्सपोर्ट से, और थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया और एक्सपोर्ट जो था वो कम होता गया। फोर्थ 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे कि इंपोर्ट ज़्यादा हुआ बट यहाँ एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगे, ठीक। और फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंपोर्ट जो था डबल हो गया 10 से 20, और यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज हुआ है। तो ये जो टेबल है आपको डिफरेंट डेटास बताती है, आप इस डेटास को नोट करें। 12th 5 ईयर प्लान आते आते आपके पास इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का टोटल। इसका जो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 1718 में जो हुआ वो इस टेबल के डेटा का सोर्स है, जो है नीचे आपको बताया गया। तो आप इस टेबल के डेटास को स्क्रीन को पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं। जो यहाँ इसका समरी दिया गया है, टेबल 1 शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 5 ईयर प्लान। कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो लगातार 5 ईयर प्लान में बढ़ता रहा है। इट हैज़ राइजन फ्रॉम 6760 करोड़, जो है 6760 करोड़ इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये कितना बढ़ के आ गया है 2,21,91,132 करोड़
इन 12 5 ईयर प्लान में हुआ। अब ये कितने टाइम्स बना, 3282 टाइम्स बढ़ चुका है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो प्लान पीरियड रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12 5 ईयर प्लान तक। वाइल इंपोर्ट्स इंक्रीज बाय 3612 टाइम्स आपका इंपोर्ट बढ़ा है और एक्सपोर्ट 3282 बढ़ा है। तो ये जो टेबल है आपको टोटल समरी देता है। एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 2895 टाइम्स जो आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है, और इंपोर्ट आपका जो 3612 बढ़ा था, और टोटल जो आपका फॉरेन ट्रेड है उसमें इतना इंक्रीज हुआ है। इट सीम्स टू बी एन इम्प्रेसिव स्टोरी। ये एक इम्प्रेसिव स्टोरी है। हाउएवर देयर आर एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में कुछ चीज़ें आप नोट कर लें, जिसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज़ बीन हाई ओइंग टू द बेस इफेक्ट। जो बेस इफेक्ट पे आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैज़ बीन हाई रहे। इट मीन्स इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वॉज वेरी लो। शुरू में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लो रहे। अकॉर्डिंगली इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम शोज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द टर्म ऑफ परसेंटेज राइज। तो थोड़ा सा भी अगर ये बड़ा है तो बेस ईयर पे इसको निकाला जाएगा, परसेंटेज तो ह्यूज डिफरेंस वो दिखाने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत ही कम रही। सेकेंड पॉइंट है, वाइल ओवर टाइम इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव टेंडेड टू राइज। अब लगातार ओवर टाइम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ते रहे। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड, पूरे ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन, पर वो कम होता रहा। मतलब ग्लोबल जो ट्रेड था अदर कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा, और इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ हमारा जो शेयर था वो कम होता रहा। इट डिक्लाइंड फ्रॉम 1% 1950 टू 51 में 1.8% शेयर था, जो कम होकर 1991 तक 0.5% हुआ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हम मानेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड आता है, इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जब 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएट किए और एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, दैट इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ टेंडेड टू इम्प्रूव। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट में हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो शेयर था वो इम्प्रूव होने लगा। इन 2017-18 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट ट्रेड में जो हमारा शेयर था 2.1% एंड इम्पोर्ट ट्रेड जो था वो 2.6% हुआ, जो कि एक इम्प्रूवमेंट था। तो यहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट जो डेटा है रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं। तो इसको आप लर्न करने की कोशिश करें, लर्न बाय हार्ट। यहाँ आपको रटना नहीं है, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 आता है, अगेन इट इज़ ओनली आफ्टर इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट। तो आफ्टर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसी के बाद हमारे जो वॉल्यूम ऑफ जो ट्रेड था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें कुछ राइज दिखाई देने लगा। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, बेस इफेक्ट क्या होता है इसको आप देखें। इट रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ द बेस ईयर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स परसेंटेज चेंज ऑन द टाइम। जो बेस ईयर होता है उसी बेस पे आप परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। स्मॉलर द बेस ईयर वैल्यू, अगर बेस ईयर की वैल्यू बहुत कम होगी, स्मॉलर द बेस ईयर वैल्यू हाइयर वुड बी द परसेंटेज फॉर द गिवन एब्सोल्यूट चेंज। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आप 12 5 ईयर प्लान को कंपेयर करते हैं तो आपको ह्यूज डिफरेंस लगेगा। ठीक, तो ये 70 साल का डेवलपमेंट था। तो हमारे बेस ईयर में वैल्यू बहुत कम रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो कई बार परसेंटेज जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है हमारा फॉरेन ट्रेड तो बहुत ज़्यादा तरक्की पे था। ये हमने 4 पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है कंपैरिजन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स अ लॉट। Kindly subscribe my channel, share it with your friends and relative. Hope you are enjoying. Kindly ask your problem in numbers by commenting in comment box.